कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने खुद एफबीआर जाकर अपना जवाब जमा करवाया। बैरून मुल्क जायदादों और टैक्स मामला से मुतालिक दस्तावेजात भी पेश की, जिसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनकी पेशी और बयान से मुतालिक खबरें भी चली। और आज सरीना ईसा ने खुद एफबीआर में जमा कराई गई दस्तावेजात और अपना जवाब मीडिया को रिलीज कर दिया है, जिसके आगाज में उन्होंने अपना बयान भी शामिल किया है। सरीना ईसा के बयान के मुताबिक उन्हें मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे का सामना है, मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और तजलील की जा रही है। ये कहा गया कि मैं 25 जून को भेजे गए एफबीआर के नोटिस वसूल नहीं कर रही थी। 25 जून वो दिन था जब मैंने अपने वालिद को खो दिया था, लेकिन इस बात को जवाब बनाकर मेरे घर के बाहर नोटिस लगाए गए ताकि मेरे घर के मुलाजमीन और पड़ोसियों के सामने मेरी तजलील की जाए। इसके बाद मैं 9 जुलाई को एफबीआर में अपना जवाब जमा कराने गई। एफबीआर बिल्डिंग के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग की गई और बाद में कहा गया कि मैं लाठी का सहारा लेकर तेज चल रही थी। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं दिखावा कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी एक्सरेज जारी करनी पड़ेंगी, जिसके मुताबिक मेरे पाँव की टूटी हुई और हड्डी पर प्लेट्स लगी हुई हैं, ताकि इन लोगों के प्रोपेगेंडे की नफी हो सके। मुझे इन हथकंडों से तकलीफ हुई। मीडिया पर वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो मैंने नहीं की, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अपना जवाब जारी कर दूँ। मैं एफबीआर में जमा कराया गया अपना जवाब जारी कर रही हूँ। सरीना ईसा ने एफबीआर में जो जवाब दाखिल कराया उसमें उन्होंने एफबीआर के रवैये पर भी सवालात उठाए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 लिफाफे जिनके मंदरजात बिल्कुल वाज़े थे, उन्हें मेरे शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरकारी घर के गेट पर लगा दिया गया। उनमें से एक लिफाफा मेरे नाम पर था, दूसरा मेरे बेटे और तीसरा मेरी बेटी के नाम पर था। मेरा बेटा लंदन में रहता है, मेरी बेटी भी अपने बच्चों के साथ अलग रिहाइश पजीर है। सरीना ईसा ने एफबीआर के अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मेरे बच्चों के नाम पर कुछ लिखना चाहते हैं तो बिला वास्ता उन्हें लिखें। सरीना ईसा ने इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि आपने लिखा है कि मुझे नोटिस 25 जून को भेजा गया, लेकिन मुझे उस दिन नोटिस मौसूल नहीं हुआ। 25 जून को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता साल के आगाज़ से हमारे साथ रिहाइश पजीर थे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बीवी की हैसियत से किसी खास रियायत या बर्ताव रखने का दावा नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये उम्मीद ज़रूर की थी कि मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाएगा और उस दिन मुझे टारगेट नहीं किया जाएगा जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। आपकी तरफ से खुलेआम इन नोटिस के प्रचार ने मुझे ये महसूस कराया कि जैसे मैं एक मुजरिम हूँ। सबने ये नोटिस देखे, मुझे घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, लेकिन जब रवा साल मैं एफबीआर गई थी तो मुझे बताया गया कि हुक्म ऊपर से आया है। मिस्टर इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरे शौहर के साथ स्कोर सेटल करने के लिए मई 2019 से मुझे और मेरे बच्चों को निशाना बनाया हुआ है। सरीना ईसा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि मैं एक टीवी प्रोग्राम पर देख रही थी जिसमें एक टैक्स के माहिर कह रहे थे कि एक खास मुद्दत के बाद एफबीआर सवाल नहीं कर सकता। ये बहुत टेक्निकल था, लेकिन मुझे याद है कि टैक्स के माहिर ने कहा था कि 5 साल के बाद एफबीआर सवाल नहीं पूछ सकता। मौजूदा हालात में मैं टैक्स से मुताल्लिक मशवरा नहीं ले सकती। एक सीनियर अफसर की हैसियत से ये आपकी ड्यूटी है कि आप टैक्स दहंदगान की मदद करें। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जो मैंने टीवी पर सुना वो दुरुस्त है? सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आपने मुझे 2018 के टैक्स मामला से मुताल्लिक नोटिस क्यों भेजा, जबकि जिस जायदाद का आपने जिक्र किया है उसमें से एक 2004 में खरीदी गई, जबकि बाकी 2 2013 में खरीदी गई। मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आई। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मैं अपने उठाए गए सवालात के जवाबात का इंतजार कर सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिस्टर इमरान खान के हवारी टीवी पर आकर दोबारा अपना झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे और कहेंगे कि मैं जवाब नहीं दे रही। इसलिए मैं आपको इन तमाम मालूमात से मुताल्लिक जवाब दे रही हूँ जो मुझे याद हैं और मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इस बात को जहन नशीन करना चाहिए कि अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैंने सवाल पूछने के एफबीआर के अख्तियार को तस्लीम कर लिया है जो कानून के मुताबिक उन्हें हासिल नहीं है। फिर इसके साथ ही उन्होंने आज रिलीज़ कर दिया है अपने जवाब में 2018 और 2019 के टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट रिटर्न्स जो स्टेटमेंट है वो भी, साथ ही यूबीएल के जारी करदा सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक का फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है वो भी, और जिसमें उन्होंने मनी ट्रेल बताया है कि कैसे पैसे बरतानिया मुंतकिल किए गए ऑफिशियल ज़राए से। अशफाक तोला साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, क्या आपकी राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब। ये जो रिटर्न मैडम के फ़ाइल किए हैं जो मैंने भी देखे हैं मीडिया के तवस्सुत से, तो मेरी आजिज़ राय यही कहती है, जो मेरा डे 1 से एक इस्टेब्लिश्ड जो एक ओपिनियन था कि ये अब इंडिपेंडेंटली बिटवीन मैडम एंड द स्टेट बात हो गई है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ख़्याल है अब मेरी आजिज़ राय ये कहती है कि जज साहब इस केस से बिल्कुल अब हट गए और ये मैडम और
मेरा ख्याल है स्टेट के दरमियान अब ये मामला रह गया है। तो सब और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा है, तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बतौर इंडिपेंडेंट खातून और जज साहब बिल्कुल अलग हो गए इस मामले से, तो आगे कैसे बढ़ेंगी ये तहकीकात कानून के मुताबिक? देखिए, मैं ये समझता हूँ, और अगेन मैं आपको कहता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एफबीआर को इनको फोर्स कर सकते हैं सेक्शन 114 और 116 में कि आप अपने रिटर्न जमा कराएं, ये कमिश्नर के पास पावर होते हैं। तो बेहतर ये होता, अब उन्होंने 176 का नोटिस दिया है जो कि एक लीगल रिकॉर्ड्स में एक ठीक नोटिस है। अगर ये करते तो ज़्यादा बेहतर होता, उनको 4 साल के रिटर्न जमा कराने पड़ते और वो रिटर्न के हिसाब से 13 के रिटर्न अगर एफबीआर के आर्काइव में या हिस्ट्री में पड़े हुए हैं तो वहाँ से इनको इस्टेब्लिश करने में शायद आसानी हो जाती कि इनकी जो फ्लो ऑफ एसेट्स है, ओपनिंग और क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं, उनके बाद जो इनकी इंक्रीमेंटल वेल्थ है वो क्या बनती है। तो वो एक सोर्स हो सकता था, मगर मेरा ख्याल है जो मैं ये देख रहा हूँ मेरे बादियो नज़र में अब ये लग रहा है मुझे कि ये चैप्टर यहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है। अब एफबीआर की बारी है कि एफबीआर इस पे क्या अपने व्यूज़ देता है और उनसे क्या इंक्वायर करने की कोशिश करता है। बिकॉज कि जो उन्होंने जो मनी ट्रेल की बात की थी और ये जो मैडम का जो व्यू पॉइंट है कि मनी ट्रेल कानून में कहाँ लिखी हुई है, मेरे हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि जी आप जाएंगी, आप उनसे ताउन करेंगी और आप अपना मनी ट्रेल दिखाएंगी। तो उस वजह से मेरा ख्याल है वो पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक सर्टिफिकेट उन्होंने दे दी है कि 2003 से लेके 2019 तक के या 18 तक के उन्होंने एक स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट दे दी है कि कोई काफ़ी हैंडसम अमाउंट पाउंड्स के आए हैं और गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद मनी ट्रेल अब ये हद तक इतने किस हद तक जाना चाह रहे हैं एफबीआर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि 111(2) में जो एक अमेंडमेंट जिसका जिक्र बार बार मेरा ख्याल है चैनल्स पे आता रहा, वो ये है कि अगर आपने कोई बाहर कोई असासा ख़रीदा है बाहर की सोर्स ऑफ इनकम से, तो आप पे लाजिम था कि आप डिस्क्लोज़ करते और बहुत पीछे तक ये जा सकते थे कानूनन। मगर अगर वो बाहर के रिसोर्स से नहीं, और जैसे मैडम की ये सर्टिफिकेट है उसमें ये डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा रहे हैं कि जी इतने पैसे आए इनके अकाउंट में और इतने पैसे गए, और अगर वो टाई अप हो जाते हैं उस एसेट से तो मेरा ख्याल है फिर, या सब्सटेंशियली इवन टाई अप हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मैडम ने मेरा ख्याल है अब तो दिखा दिए हैं कि ये रजिस्टर है, ये सिटी ऑफ लंदन की, ये वहाँ से हमने पे किए हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। मेरा ख्याल है जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने मीडिया की तरफ से आए वो मुझे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ताहत एक मेरा ख्याल है मनी ट्रेल, एक सॉर्ट ऑफ अ मनी ट्रेल उन्होंने दे दी है। बहुत शुक्रिया। अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर टैक्स